हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में आपके पास रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों सीरीज में लगे होंगे और इन तीनों को फिर कनेक्ट किया गया होगा ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई से। तो यहाँ पे आप देखिए सर्किट डायग्राम बनाया है। आर यहाँ पे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है, एल है इंडक्टर का इंडक्टेंस, सी है कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है सी। तो ये तीनों जो हैं वो सीरीज में अरेंज्ड हैं और उनको ऑल्टरनेटिंग सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की है, दैट इज़ V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करने पर क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगा। लेट्स से वो करंट कितना है, दैट इज़ I। अब ये तीनों सीरीज़ में लगे हैं तो आपको पता है सीरीज़ में करंट क्या होता है, सेम। तो आपके यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, दैट इज़ I इज इक्वल टू आई नॉट, क्योंकि मैक्सिमम साइन ओमेगा टी कब होता है, जब ओमेगा टी 90 हो। तो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है तीनों में, दैट इज़ आई नॉट के बराबर। ठीक है जी। नेक्स्ट, और तो वोल्टेज, अब वोल्टेज जो है वो सीरीज़ में अलग अलग होगी। ठीक है, क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो आर में वोल्टेज अलग जाएगी, एल में अलग होगी वोल्टेज, सी में अलग होगी वोल्टेज। लेट्स से जो वोल्टेज मिल रही है आर को वो है वी आर के बराबर, इंडक्टर को वोल्टेज मिल रही है वी एल के बराबर, कैपेसिटर को वोल्टेज मिल रही है वी सी के बराबर। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बारी बारी बात करेंगे रेजिस्टर की, इंडक्टर की, कैपेसिटर की, और फिर इनका फेजर डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पे जो फेजर डायग्राम बनेगा वो एक सिंगल फेजर डायग्राम बनेगा, अलग अलग फेजर डायग्राम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले रेजिस्टर की बात करते हैं। रेजिस्टर में जो वोल्टेज जा रही है वो कितनी जा रही है, वी आर के बराबर, और करंट जो है वो तो सेम जाना है तीनों में। करंट कितना जा रहा है, आई नॉट के बराबर। ठीक है जी। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, आपको पता है जब एसी सप्लाई के साथ अकेला रेजिस्टर कनेक्ट होता था तो वोल्टेज और करंट में, वोल्टेज और करंट के बीच का फेस एंगल 0 था, मतलब दोनों एक ही फेस के अलोंग होते हैं, इन फेस में होते हैं दोनों, वोल्टेज एज वेल एज करंट। तो आप इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे फेजर डायग्राम्स में, मतलब वोल्टेज एज वेल एज करंट दोनों का फेस एंगल, उनके बीच का फेस एंगल क्या होता था, 0 होता था। तो यहाँ पे आपके पास ये वी आर है, ये आई नॉट। ठीक है, ऐसे होगा कुछ। एज वेल एज आप वी आर को कैसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दैट इज वी आर लिखा जाएगा, वी होता है वोल्टेज होती है करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे वी आर लिखा जाएगा आई नॉट इंटू आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर आर। ठीक है जी। देन अब यहाँ पे हम साथ साथ में फेजर डायग्राम भी बनाएंगे। तो यहाँ पे देख, सबसे पहले रेजिस्टर के केस में देखिए, रेजिस्टर में अभी मैंने बताया कैसे होता है, दोनों सेम फेजर में होंगे, दोनों वोल्टेज एज वेल एज करंट दोनों सेम फेस में होंगे। तो वो कुछ ऐसे बनेगा। लेट्स से यहाँ पे जो ओ ए वेक्टर है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो ओ ए वेक्टर है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा। देन ओ ए डैश लेट्स से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आर को, और वो दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे दिस वन। ये है ओ ए डैश, ये आपका बन गया फेजर डायग्राम ऑफ करंट। ठीक है जी, क्योंकि उनका फेस एंगल 0 है, दोनों सेम डायरेक्शन में बनाने हैं। देन अब बात करेंगे
इंडक्टर की, जिसकी इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, एल। इसमें क्या होता था, लेट से वोल्ट एल में कितनी वोल्टेज जा रही है, वी एल के बराबर, और करंट तो सेम जाएगा, डेट इज आई नॉट। यहाँ पे आपको पता है वी एल और आई नॉट के बीच में ये दोनों आउट ऑफ फेस होते थे और इनके बीच का फेस एंगल होता था 90 डिग्री के बराबर। 90 डिग्री के बराबर होता था फेस एंगल इनका। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो मतलब वी एल जो वोल्टेज होती थी वो करंट से आगे होती थी। वी एल वोल्टेज जो थी वो करंट से आगे चलती थी, कितने एंगल से, बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री। वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप फिर वी एल को किसके बराबर लिखोगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई नॉट इंटू एक्सएल। एक्सएल क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस जो कि इंडक्टर की होती है, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देन अब इसका फेजर डायग्राम देखिए। अब ये दोनों फेस एंगल से कितना फ़र्क है इनका, पाई बाय 2। मतलब यहाँ पे तो आई नॉट तो सेम रहेगा, डेट इज़ आई नॉट को तो आप सेम रिप्रेजेंट करोगे, डेट इज़ ओ ए वेक्टर से। बट बी एल जो होगा यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि वोल्टेज ने आगे चलना है, तो यहाँ पे आप देखें, डेट इज़ बी एल विल बी दिस वन। ये वी एल है आपका, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ओ बी वेक्टर से। क्योंकि देखो वी एल और करंट में कितना एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का। तो अगर ये आपके पास ओ ए क्या है, करंट है, और ये ओ बी क्या है, वी एल है, तो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90। ठीक है जी, ये आपके पास वी एल है और ये आपके पास क्या है, करंट आई नॉट, और ये था आपके पास वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो उसको आपने रिप्रेजेंट किया है ओ बी वेक्टर से। देन वी हैव, अब बात करेंगे कैपेसिटर की। कैपेसिटर में वोल्टेज कितनी जाएगी, बी सी के बराबर, करंट अगेन आई नॉट के बराबर ही होगा, दैट इज मैक्सिमम करंट। देन यहाँ पे बी सी एंड आई नॉट अगेन आउट ऑफ फेस होंगे, और इनके बीच का विद फेस एंगल कितना होगा, इनके बीच का अगेन 90 डिग्री होगा। बट यहाँ पे करंट आगे होगा और वोल्टेज पीछे होगी। मीन्स आप ऐसे लिखोगे, वोल्टेज जो होगी lags behind the current by angle of 90 डिग्री। करंट कौन सा, आई नॉट। तो यहाँ पे आप इसका फेजर डायग्राम बनाना है। अब फिर से जो फेजर डायग्राम होगा वो ये होगा, दिस वन, ये जो लाइन है दिस वन, डेट इज, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ओ सी वेक्टर से। ये आपका सेंट्रल पॉइंट वो है, तो ओ सी वेक्टर जो होगा वो वी सी को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे तो इसके हिसाब से करंट जो है वो आगे चल रहा है। तो ये जो देखिए आप करंट, और ये करंट वेक्टर है, डेट इज ओ ए, और ओ सी क्या है, वी सी। तो यहाँ पे अगेन 9 के बीच का कितना फ़र्क है, आई नॉट एंड वी सी में 90 के फेस एंगल का। ठीक है, बट वोल्टेज पीछे है, इसीलिए आपने जो एंगल बनाना है वो पीछे का बनाना है। ठीक है जी, वोल्टेज क्लॉक, आपने जो एंगल बनाना है वो क्लॉकवाइज में बनाना है, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे पीछे है और करंट आगे है। ठीक है जी, जब वोल्टेज आगे होती है और करंट पीछे होता है तो एंगल जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है जी, नेक्स्ट है
क्योंकि आपके पास इक्वेशन मिली थी कैपेसिटर के केस में, जब आपने कनेक्ट किया था AC अप्लाइड अक्रॉस कैपेसिटर ओनली, तो आपको करंट मिला था I = I0 साइन मेगा टी प्लस π/2। ठीक है जी। और इंडक्टर में मिली थी I = I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो यहाँ से पता चला था कि करंट पीछे था इंडक्टर के केस में और कैपेसिटर के केस में करंट आगे था। नेक्स्ट है ठीक है जी, जो कि आप इस फेजर डायग्राम में से देख सकते हैं। नेक्स्ट इट विल बी अब डेरिवेशन है। डेरिवेशन में देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इस फेजर डायग्राम को ध्यान से देखना। आपके पास अब फेजर डायग्राम बन चुका है तीनों के लिए, VL, VC एज वेल एज VR के लिए। यहाँ पे VC की वैल्यू भी निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। जो VC बराबर होगा वो होगा I0 × XC के बराबर। XC इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो फेजर डायग्राम की तरफ आइए। फेजर डायग्राम में देखिए, आपके पास जो OB वेक्टर है दैट इज VL एंड OC वेक्टर है दैट इज VC, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं। OB वेक्टर एज वेल एज OC वेक्टर ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, और इनके बीच का टोटल एंगल कितना बन रहा है 180। अगर आप देखें VL ये वाला एंगल वन टोटल कितना है 180 OB वेक्टर और OC वेक्टर में। तो आप इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अब आप क्या करोगे, ये दोनों वेक्टर्स को कंबाइन कर दोगे OB एंड OC को, मतलब इनका रिजल्टेंट निकाल लोगे ताकि आपको एक सिंगल वेक्टर मिल जाए। ठीक है, OB एंड OC वेक्टर का आपने अब रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट ऑफ VL एंड VC। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। लेट्स से VL एंड VC का जो रिजल्टेंट है वो है, लेट्स से R' के बराबर। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है आपको, √ऑफ VL² + VC² + 2 टाइम्स VL VC, और उनके बीच का कॉस ऑफ एंगल देखते हैं इनको कितना बन रहा है 180। तो R' विल बी VL² + VC²। यहाँ पे cos 180 होगा -1, तो आपको मिलेगा -2 VL VC। R' विल बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला बनता है, A² + B² - 2AB का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि होता है A - B की होल स्क्वायर। देन आफ्टर दैट R' विल बी VL - VC। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसल आउट हो गया, तो आपको ये रिजल्टेंट मिल गया। अब इस रिजल्टेंट को आप फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे यूजिंग वेक्टर OB'। तो OB', अब यहाँ पे आप देख सकते हैं VL - VC जो है, अगर VL ग्रेटर देन है VC से, तो आपको बस जो OB' वेक्टर जो बनाओगे वो कुछ ऐसे बनाओगे, दिस वन। यहाँ पे कुछ दिस वन, ये है आपके पास OB' वेक्टर दैट इज R' वेक्टर, जो कि रिजल्टेंट है VL एंड VC वेक्टर का। किसके बराबर है, VL - VC के। ठीक है जी। ये आपने ऊपर ही क्यों बनाया, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये कैपेसिटिव डोमिनेटेड फैक्टर है, दैट इज VL क्या है, ग्रेटर है VC से, इसीलिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब तो ये, अब इसके बाद देखिए आपके पास अब कौन से दो वेक्टर्स बचे हैं, VL - VC आ गया आपके पास, एक है यहाँ पे अब दैट इज OA वेक्टर। OB' वेक्टर है आपके पास, एक है OA वेक्टर दैट इज एंड है, एक OA' है। ठीक है जी। एक है आपके पास, अब कौन कौन से वोल्टेज वाले वेक्टर बचे हैं, एक है OB' वेक्टर,
एक है ओ ए डैश वैक्टर, ठीक है जी, एक दैट इज़ वी आर बचा है, एक है वी एल माइनस वी सी। अब आप ओ ए डैश वैक्टर जो है वी आर रिप्रेजेंट कर रहा है एज वेल एज ओ बी डैश वैक्टर जो है वी एल माइनस वी सी। अब इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकालोगे और फिर से एक सिंगल वेक्टर मिलेगा आपको, और वो होगा आपका नेट रिजल्टेंट वेक्टर। पूरे आर एल सी सर्किट का नेट वोल्टेज वेक्टर होगा जो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ बी डैश वैक्टर मिला है, ओ ए डैश वैक्टर बचा है। इनका रिजल्टेंट निकालोगे, इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है 90, ओ ए डैश एंड ओ बी डैश, ठीक है जी, इनके बीच का एंगल बन रहा है 90। तो इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, दैट इज नाउ रिजल्टेंट ऑफ ओ ए डैश एंड ओ बी, इट विल बी, लेट्स सी वो क्या है आर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लेट्स से आर डबल डैश से। यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ओ के वेक्टर से, जो कि किसके बराबर होगा ओ ए डैश स्क्वायर प्लस ओ बी डैश स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओ ए डैश ओ बी डैश कॉस ऑफ 90, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना बन रहा है 90। देन इट विल बी ओ ए डैश आपके पास किसके बराबर है देख सकते हैं, ओ ए डैश बराबर है वी आर के बराबर, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है जी। तो ये वी आर की स्क्वायर हो गया। ओ बी डैश हमने अभी निकाला है, ये वाला देखो वी एल माइनस वी सी है, वी एल माइनस वी सी की स्क्वायर प्लस कॉस 90 तो ज़ीरो होता है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो आपको ओके मिलेगा। जिस नाम रखा है मैंने ओके वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड निकल रहा है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ये। देन इट विल बी वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी की होल स्क्वायर। हमने स्टार्टिंग में वी आर किसके बराबर लिखा था, आई नॉट आर के बराबर लिखा था, तो खुद कर लीजिए। सीधा वी एल को लिखा था आई नॉट एक्स एल, वी सी को लिखा था आई नॉट एक्स सी। देन अब इसको सॉल्व कीजिए, ये बन गया आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आप ये पूरी होल स्क्वायर है। सबसे पहले यहाँ पे आई नॉट को कॉमन निकाल लीजिए, आपको क्या मिलेगा अंदर एक्स एल माइनस एक्स सी। देन आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग से आपने स्क्वायर को सेपरेट कर देना है, आई नॉट की स्क्वायर अलग कर देना है, एक्स एल माइनस एक्स सी की होल स्क्वायर को अलग कर देना है, ताकि अब यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में आई नॉट स्क्वायर को कॉमन निकाल सको। तो अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी की होल स्क्वायर। देन ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आई नॉट मिलेगा, बट जो अंडर रूट होगा वो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी की होल स्क्वायर के साथ रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओके क्या होगा, ओके के अब क्या है नेट वोल्टेज वेक्टर, नेट वोल्टेज वेक्टर, क्योंकि सभी आप वोल्टेज का ही सभी वोल्टेजेस का ही आप रिजल्टेंट निकाल रहे थे। तो नेट वोल्टेज वेक्टर जो ओके है वो रिप्रेजेंट करोगे आप वी नॉट से, ये जो कि आपकी पूरी आर एल सी सर्किट की नेट वोल्टेज है, वो है वी नॉट के बराबर, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है ओ बी डैश एंड ओ ए डैश का रिजल्टेंट वेक्टर होगा दिस वन, जो कि कौन रिप्रेजेंट करेगा उसका उसके डायगोनल से, ये भी कह सकते हो कि उसका जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ओ ए डैश एंड ओ बी डैश के रिजल्टेंट को, दैट इज वो किसको रिप्रेजेंट किया है, वो है ओ के बराबर, ठीक है। ओके है क्या जस्ट वी नॉट के बराबर नेट वोल्टेज पूरे आर एल सी सर्किट की। नेक्स्ट है आपके पास अब इसके बाद देखो वी नॉट अपॉन आई नॉट आ जाएगा, ये इट विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी की होल स्क्वायर। वी नॉट अपॉन आई नॉट क्या होता होगा,
रेजिस्टेंस के बराबर, बट किसकी रेजिस्टेंस, पूरे आरएलसी सर्किट की। पूरे आरएलसी सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड सिंबल से। जेड है क्या, जस्ट इसको नाम रखा जाता है, रेजिस्टेंस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस किसको बोलते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ आरएलसी सर्किट। ठीक है जी, रेजिस्टेंस ऑफ आरएलसी सर्किट को बोलते हैं इम्पीडेंस। जैसे आप रेजिस्टेंस, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर की रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी तरह पूरे आरएलसी सर्किट की रेजिस्टेंस को बोलते हैं इम्पीडेंस, जिसको जेड सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपके पास ये फाइनली इम्पीडेंस आपने निकाल ली आरएलसी सर्किट की। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो वोल्टेज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपको नेट वोल्टेज मिली ना, दिस वन नेट वोल्टेज जो मिली है ओके, उसका आप उसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, V नॉट, और उसका फेस एंगल अगर आप देखें कितना होगा, आप हमेशा फेस एंगल मेजर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, डेट इज ये है आपके पास एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ V नॉट कितना एंगल बना रहा है, लेट से वो होगा फाई। तो आपके पास अब जो फाइनली वोल्टेज मिली है वो कितनी मिली है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दिस वन। मतलब आपने इतनी वोल्टेज अप्लाई करवाई थी, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। नेक्स्ट यू हैव, अब इसके बाद कुछ केसेस हैं और साथ में अब आप ये वाला फाई भी एंगल मेजर भी कर सकते हो, फेस एंगल। तो इसके लिए आप राइट एंगल कंसिडर कीजिए ओ के ए डैश। ओ के ए डैश में आप tan फाई का फॉर्मूला लगाइए ताकि आप ये फाई एंगल पता कर सको। तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए डैश के, बेस है ओ ए डैश। अब यहाँ पे देखिए ए डैश के को आप बराबर लिख सकते हो ओ बी डैश से, क्योंकि स्केयर बन रही है। तो ए डैश के किसके बराबर है, ओ बी डैश के। तो मैंने लिखा ए डैश के को ओ बी डैश के बराबर लिख दिया। तो ओ बी डैश किसके बराबर था, ओ बी डैश बराबर था बी एल माइनस वी सी के, और ओ ए डैश किसके बराबर था, बी आर के। तो ये आपके पास फेस एंगल आ गया tan फाई। फर्दर कैसे लिख सकते हो, वी एल को आई नॉट एक्स एल माइनस वी सी को लिख सकते हो आई नॉट एक्स सी अपॉन वी आर को लिख सकते हो आई नॉट आर के बराबर। तो इधर से आई नॉट कॉमन निकाल लोगे ऊपर से, तो आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ये होगा tan फाई के बराबर। ये आपके पास फेस एंगल भी निकल गया। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास केसेस हैं। केसेस की अलग अलग फेस एंगल के लिए आपके पास क्या मिलेगा, तो केसेस, फर्स्ट केस है, that is when XL is equal to XC। XL किसके बराबर है, XC के बराबर है। तो Z की वैल्यू क्या होगी, tan फाई की वैल्यू क्या होगी, देखिए Z किसके बराबर आएगा, जब आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस एज वेल एज इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बराबर कर दो, तो जब XL XC के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0। तो जो Z की वैल्यू होगी वो जस्ट R के बराबर मिलेगी। तो मतलब जो LCR सर्किट में क्या हो रहेगा आपके पास सिर्फ, तो LCR सर्किट जस्ट किसकी तरह एक्ट करेगा, एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह। मतलब ऐसे एक्ट करेगा जैसे सर्किट में सिर्फ क्या कनेक्ट है, रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस है R, और tan फाई आपको क्या मिलेगा, डेट इज 0 के बराबर। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं,
ई, जब आपको पता ही है जब सर्किट में अकेला रेजिस्टर कनेक्ट होता है तो आपको फेस एंगल कितना मिलता है, दैट इज 0। मतलब वोल्टेज और करंट का फेस रिलेशनशिप क्या होता है, सेम होता है और उनके बीच का फेस एंगल 0 होता है। नेक्स्ट, जब एक्सएल बड़ा है एक्ससी से तो जेड की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे जब एक्सएल ग्रेटर देन होगा एक्ससी से तो आप एक्ससी को इग्नोर कर दोगे तो आपको मिलेगा जेड मिलेगा, जेड विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस दैट इज एक्सएल स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखिए तो इस केस में वोल्टेज लीड्स द करंट, क्योंकि आपको पता है इंडक्टर के केस में क्या होता है, वोल्टेज क्या करती है, आगे जाती है करंट से कितने एंगल से, बाय एंगल ऑफ 90, एज वेल एज जो tan फाई की वैल्यू जो मिलेगी आपको वो होती है एक्सएल माइनस एक्सी के अपॉन आर के बराबर वो हो जाएगी, वो आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव। क्योंकि एक्सएल बड़ा है एक्ससी से तो tan फाई की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, इसका मतलब जो फाई जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है जी। एंगल मेजर किया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इस चीज़ को बोलेंगे आप इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट, क्योंकि इसमें जो इंडक्टर वाला फैक्टर है, इंडक्टेंस है, वो डोमिनेट होगा। देन नेक्स्ट, व्हेन एक्सएल लेस देन एक्ससी, थर्ड केस, तो इस केस में अब कौन डोमिनेट होगा, कैपेसिटर, तो इसको बोलेंगे हम कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट। कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट में क्या होता था, जो वोल्टेज थी वो क्या करती है, लैग्स बिहाइंड द करंट बाय एंगल ऑफ 90। इस केस में जो आपको फाई मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव, मतलब जो एंगल मेजर होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होगा। ठीक है जी।